अब हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बाय मैक्स वेबर। ये एक थ्योरी थी मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की, जो किसके द्वारा दी गई? मैक्स वेबर के द्वारा, जो एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी हमें क्या करी? प्रोवाइड करी। उनका मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन ऑफ अथॉरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सुपीरियर है और उसको किससे किस ऑर्डर लेना है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसके ऑर्डर इसको एग्जीक्यूट करना है, ये क्लियरली डिफाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो क्या हो, सबके साथ इक्वली हम अप्लाई करें, चाहे वो एम्प्लॉयर लेवल हो चाहे वो एम्प्लॉय लेवल हो। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बोलता था कि एक चेन ऑफ अथॉरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट मीन्स कि एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट का एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है, तो उनको पता होना चाहिए कि मेरा सुपीरियर कौन है और उसका सबऑर्डिनेट कौन है। यह चेन ऑफ अथॉरिटी का फॉलो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने साथ के साथ एक और चीज पे फोकस करा, दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इक्वली वो क्या हो, इम्पोज हो हर एक एम्प्लॉइज पे, हर एक एम्प्लॉयर में, विदाउट एनी अनबायसनेस, की बिना किसी भेदभाव के। और उन्होंने साथ में एक और चीज को फोकस करा, दैट इज एक्सपर्ट। उन्होंने कहा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉयर कैसा होना चाहिए? एक्सपर्ट होना चाहिए अपनी फील्ड में। दैट इज मीन इट फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू जर्मन साइंटिस्ट Max Weber, a bureaucracy in highly structured, formalized and impersonal organization. Impersonal organization मतलब वहाँ पे कोई भी पर्सनल रिलेशन रखना मना था। किसमें? मैक्स वेबर की थ्योरी के अकॉर्डिंग। He instituted the rigorous belief that an organization should have a hierarchical structure governed by, क्या होना चाहिए? एक हिरार्की होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो किससे गवर्न होनी चाहिए? जहाँ पे क्लियरली डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लाइन्स ऑफ अथॉरिटी। वहां पे एक चेन ऑफ अथॉरिटी का होना, चेन ऑफ कमांड का होना बहुत ज्यादा नेसेसरी था। उन्होंने 4 चीजों पे फोकस करा, दैट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी फील्ड में एक स्पेशलाइज्ड पर्सन हो। नेक्स्ट वन इज फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल डिफाइंड हिरार्की, दैट मीन्स कि एक चेन ऑफ अथॉरिटी, कि हमें पता हो कि हमारा सुपीरियर कौन है और हमारा सबऑर्डिनेट कौन है, जिससे कि हम इजीली कमांड कर पाए और ऑन टाइम अपने वर्क को अकम्प्लिश कर पाए। फोर्थ वन इज इम्पर्सनैलिटी इन एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। हम समान तरीके से सब पे रूल्स एक तरीके से अप्लाई करें। हम ये ना देखें कि वो अपर पोजीशन पे, उनके लिए जो पेनल्टी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू वर्कर लेबर। हमें बिना भेदभाव के सब पे जो पेनल्टी है, जो पनिशमेंट है, वो इम्पोज करनी होगी। उन्होंने जो ट्रेडिशनल चेंजेस करे, ये थोड़ा हिल जा रहा है, 1 मिनट। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इवॉल्व्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर विद द फॉलोइंग चेंजेस। हमने जो पहले का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर देखे और अब के देखे तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए थे। दैट वन इज, फर्स्ट इज jurisdictional areas are clearly specified, activities are distributed as official duties। हम सबको पता होना चाहिए कि हमारी जो एक्टिविटीज है वो कौन कौन सी परफॉर्म की जा रही है और उनको हर एक पर्सन को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग बांट देनी चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना हो।
पर जब हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें वहां पे क्या होता था, ड्यूटीज डेलीगेटेड बाय लीडर, जो लीडर होता था वो क्या करता था, डेलीगेट कर देता था कभी भी, और कभी भी जब भी उसका मन करे उसको चेंज करता था। पर अब जो अगर हम इस मॉडर्न टाइम की बात करें, अब सब चीज नोट डाउन की जाती है और उसको ही ऑन टाइम कुछ टाइम तक फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन फॉलो हिरार्किकल प्रिंसिपल, मतलब एक चेन ऑफ अथॉरिटी, एक कमांड क्या करनी है आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करनी है। सबऑर्डिनेट फॉलो ऑर्डर्स और सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट को क्या करना है, अपने ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, कमांड्स फॉलो करनी है जो किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, हमारे सुपीरियर्स के द्वारा, बट हैव राइट ऑफ अपील। पर अगर उसको कहीं पे भी क्या लगता है, गलत लगता है, तो उसको वहां पे वो उसको इन्फॉर्म कर सकता है। थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्ट रूल्स गवर्न डिसीजंस एंड एक्शन, मतलब जो रूल्स हैं आपके वो परमानेंट होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। ये नहीं कि आप टाइम टाइम पे एम्प्लॉयर्स को देख के, अलग अलग पर्सन को देख के अपने रूल्स, अपने पेनल्टीज, अपनी पनिशमेंट्स को क्या कर रहे हो, चेंज करते जा रहे हो। आप उनको एक परमानेंट फाइल में लिखो या अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेन गेट पे चिपका दो कि अगर आप ये चीजें कंडक्ट करते हो तो आप पे ये पेनल्टीज, ये चीजें इम्पोज करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीजें कंडक्ट करते हो तो आपको ये चीजें बियर करनी पड़ सकती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन बिलोंग्स टू ऑफिस, मतलब कि जो हमारा प्रोडक्शन का काम है वो हमें किसको देना है, जिनके पास मोर पावर, जो हमारे टॉप लेवल के अंदर कमेटी आती है, हमें उनको ये पावर देनी पड़ेगी। और हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को किससे अलग रखना है, अपनी ऑफिस प्रॉपर्टी से बिल्कुल सेपरेटेड रखना है। हमें उनको मिक्सअप करते हुए नहीं चलना है, क्योंकि हमें एक अकाउंट में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है और जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। Fifth one is officials are selected on the basis of technical qualification। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन भी वर्कर्स को, जिन भी एम्प्लॉयज को क्या करोगे, अपॉइंट करोगे, वो उनको किस बेसिस पे करोगे, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अपॉइंट करना है उन्हें, ना कि इलेक्ट करना है। मतलब ये पॉइंट बोलता है कि आपको उनको उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपॉइंट करना। ये नहीं कि आपने ग्रुप ऑफ पर्सन को, एक पर्सन को सामने बिठा दिया और आपने अपने ग्रुप ऑफ पर्सन को बोला कि आप इस पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहते हो और उसके द्वारा उसको इलेक्ट कर लिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में। एम्प्लॉयमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज अ करियर, देयर इज फुल टाइम एम्प्लॉय एंड लुक फॉरवर्ड टू अ लाइफ लॉन्ग करियर। यह पॉइंट बोलता है कि आप एक अगर एम्प्लॉयर को या किसी भी एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आ रहे हो तो आपको उनको क्या करना है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है लॉन्ग टर्म की। ये नहीं कि उसका टर्मिनेशन या ट्रांसफर या प्रमोशन आप टाइम टू टाइम या फ्रिक्वेंट बेसिस पे कर रहे हो। आप कुछ टाइम के बाद जो उनका ट्रायल पीरियड होता है उनको चेक करके कि वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अगर वो अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं तो एक एग्रीमेंट बना के, एक सर्टिफिकेट बना के, एक डॉक्यूमेंट बना के उनका टाइम ऑफ वर्क की इतने साल तक वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करेंगे, ये एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, उनको एक सिक्योरिटी, फील ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाए और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% डेडिकेशन के साथ काम कर सके। एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्बिट्री डिसमिसल, मतलब अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है कि कोई एम्प्लॉय ने कुछ कर दिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, तो हम आर्बिट्री डिसमिसल मतलब कोर्ट्स वगैरह जा सकते हैं और उसको वहां पे रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी गेटिंग टेन्यूर ऑफ, चाहे उसका टेन्यूर ऑफ पोजीशन कितना भी हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब जो मैक्स वेबर थे उन्होंने हमें 6 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करे जो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करना कंपलसरी हो गया था। सबसे पहला क्या था, दैट इज अ फॉर्मल हिरार्किकल स्ट्रक्चर। एक फॉर्मल हिरार्किकल स्ट्रक्चर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किसके ऑर्डर किसको मानने हैं और किसका काम किसको लेना है। ये फॉर्मल होना बहुत ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरी था। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट बाय रूल्स,
मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स का होना, डू एंड डोंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हुए नहीं चलते हैं, दैट मीन्स कि हमें ये सोच लेना चाहिए कि कंफ्यूजन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना हो सकता है इन फ्यूचर हमें। क्योंकि विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन हम किसी भी एक्टिविटीज को इजीली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज, हर्डल्स फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन बाय फंक्शनल स्पेशलिटी। ये पॉइंट बोलता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करने हैं, एक्सपर्ट्स को ही एनरोल करना है, एक्सपर्ट्स का ही सिलेक्शन करना है, उन्हीं को अपॉइंट करना है, जिससे कि हमारे वर्क कैसे हो सके, अच्छे से हो सके, एफिशिएंसी के साथ हो सके, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और ऑन कॉस्ट भी हो सके, हमारा रिसोर्सेज का कम से कम वेस्ट हो, कम से कम कॉस्ट आए, बट ये ध्यान रहे कि हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज एन अप फोकस्ड एंड इन फोकस्ड मिशन। ये बोलता है कि हमें ये डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी का मिशन क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है। अगर हमारा मिशन है इस पर्पस टू सर्व द स्टॉक होल्डर, मतलब या बोर्ड या वट एवर एजेंसी इम्पावर्ड, हम ये बोलते हैं, अगर हम इसको एक बात करें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिसका मेन क्या है, ज्यादा शेयर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो हमें गवर्न कर रहा है, हमें उसको क्या करना है, सर्व करना है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उनको सेटिस्फाई करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पर अगर हमारा इफ द मिशन इज टू सर्व ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, अगर उनका मिशन क्या है, इन फोकस है, मतलब अपने आप को सर्व करना है, तो उनका मेन मोटिव क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, मार्केट शेयर गेन करे, और टू प्रोड्यूस a individual or to produce a cash stream। कैसे प्रोड्यूस करना है कैश स्ट्रीम, देन द मिशन इज डिस्क्राइब्ड इन फोकस। मेनली हमें देखना है कि हमारा मिशन क्या है। अगर हमारा मिशन क्या है, अब फोकस्ड है, तो हमारा मिशन क्या होना चाहिए कि हमें अपने स्टॉक होल्डर, जिनका मेन रोल है, जिनका मेन शेयर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें उन्हें क्या करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी, जो हमें एम्पावर्ड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, अब मेरा किसी कंपनी मेरे को गवर्न करती है, तो मुझे सर्विसेज किसको प्रोवाइड करनी है, मेनली मुझे किससे सेटिस्फाई करना है, जो मुझे एम्पावर्ड कर रही है। पर अगर मेरा मिशन क्या है, इन फोकस, मुझे अपने आप को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हाई प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा गेन करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा कैश स्ट्रीम को फोकस करना है, कि मेरा जो कैश लाइन है मैं उसमें फोकस कर सकूं। वो किसके अंदर आता है, इन फोकस्ड के अंदर। फिफ्थ वन इज पर्पसली इम्पर्सनल, मतलब कि आपको जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, वो आपको हर एक एम्प्लॉय को समान तरीके से ट्रीट करना है, सब पे फेयरली इम्पोज करना है। आप किसी भी एम्प्लॉय को भेदभाव नहीं कर सकते हो, चाहे वो एम्प्लॉयर लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बिलोंग करता हो। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में ही बोला था कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट होगी, जो हम अपॉइंट करेंगे एम्प्लॉयज को, तो सिलेक्शन करेंगे, वो किस बेसिस पे करेंगे, उनको उनके टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। अगर वो एक्सपर्ट नहीं है, स्पेशलाइज नहीं है, तो हम उनको इनरोल नहीं करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि जो मैक्स वेबर की थ्योरी थी, उन्होंने बोला था कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपर्ट जो हमारे वर्क को टाइम पे अकम्प्लिश करे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, और कम से कम रिसोर्सेज का वेस्टेज करें। अब नेक्स्ट वन इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पर कुछ लोगों ने इसमें भी गलती निकाली मैक्स वेबर की थ्योरी में। वो क्या थी, टू मच एम्फेसाइज ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या करा, बहुत ज्यादा फोकस करा। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी ट्यूशन में हम बात करें या किसी इंस्टीट्यूट में बात करें, जब रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चों को ज्यादा दिखते हैं, तो वो वहां जाने से डरते हैं, वो वहां अपना 100% डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाते, वो हेजिटेट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में। तो यही इनका मेन प्रॉब्लम थी कि इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन क्या किए थे, बहुत ज्यादा फोकस किया था इन चीजों में।
नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू इनफॉर्मल ग्रुप्स। उन्होंने क्या करा था, इनफॉर्मल ग्रुप्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। इन्होंने बोला था कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। वहां पे हम एम्प्लॉयज की नीड को ज्यादा ध्यान पे नहीं रख पाएंगे उन्होंने, क्योंकि हमें पता है कि आजकल के टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में, जो हमारा इनफॉर्मल ग्रुप्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम उसी चीज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई नहीं कर रहे तो हम भूल जाए कि हमारे एम्प्लॉयज कभी भी हमसे सेटिस्फाई होंगे, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो अपना 100% टाइम डिवोट नहीं कर पाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। थर्ड वन इज ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पेपर वर्क। उस क्या होता था, वहां पे हर चीज पेपर वर्क होती थी, क्योंकि हमने जो ट्रेडिशनल मेथड देखा था वहां पे जो हमारे लीडर होते थे वो जो टाइम डिसाइड करे उसी पे काम होता था। पर अब का जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जो मॉडर्न मैनेजमेंट था, उसमें उन्होंने बोला कि हर एक चीज को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना, चाहे वो रूल्स रेगुलेशन हो, चाहे कोई भी ऑफिशियल ड्यूटीज हो, चाहे किसी का भी टाइम पीरियड हो कि वो इतने टाइम तक काम करेगा, आपको उसमें क्या करना है, पेपर वर्क में रखना है। जिसमें क्या होता था, मोस्ट टाइम भी वेस्ट हो जाता था, एफर्ट भी वेस्ट होते और बहुत ज्यादा पैसा भी वेस्ट होता था। There will be unnecessary delay in decision making due to formalities and rules। बोलता है कि बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन थी, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज को हमें फॉलो करना पड़ता था, और एक हिरारिकल जो चेन ऑफ कमांड थी उसको फॉलो करना पड़ता था, और उसको हम अनफॉलो नहीं कर पाते थे, जिससे कि क्या होता था, बहुत ज्यादा डिले हो जाता था हमारे डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि जो हमारा टाइम वेस्टेज होता था, जो हमें काम ऑन टाइम करना था हम उसको ऑन टाइम कंप्लीट अकम्प्लिश नहीं कर पाते थे। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में भी सुटेबल फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे सुटेबल होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे जो काम होता है वो किसके बेसिस पे होता है कि इससे ऑर्डर पास होंगे, देन उसका सुपीरियर, देन उसका सुपीरियर, देन उसका सुपीरियर, ऐसे ऑर्डर्स पास होते थे। तो ये कहाँ पे मेनली फॉलो किया जाता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वहां पे अगर काम देर में होता है तो चल जाता है, पर जो हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे ऐसा नहीं चल पाता, क्योंकि वहां पे क्विक डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। Sixth one is too much importance is given to technical qualification of the employees for promotion and transfer। ये बोलता था कि आपको जो एम्प्लॉय सिलेक्ट करने हैं वो कैसे करने हैं, जिनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो, जो स्पेशलाइज, जो एक्सपर्ट हो, और ये उनको क्या करता था, नेग्लेक्ट करता था। जो 100% डिवोटेड हो अपने काम के लिए, जो काम सीखना चाहते थे, ये मांगता था कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। सेवेंथ वन इज देयर इज डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स है और वो अपने अंदर ही क्या है, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से बात ही नहीं करते, क्योंकि हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था कि जो हमारे इनफॉर्मल ग्रुप्स है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। दैट मीन्स कि हम वहाँ पे फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, जिससे कि क्या कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है डिफरेंट एम्प्लॉयज के बीच में, जिससे कि कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एट देयर इज लिमिटेड स्कोप फॉर ह्यूमन रिसोर्स। इसमें बोला गया कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स था हम उसमें क्या करते थे, उसका बहुत ज्यादा कम स्कोर था, क्योंकि मैक्स वेबर ने किस पे फोकस किया, रूल्स रेगुलेशन में को मेन फोकस करा। उसने ये बोला कि हमारे अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने ये भी कहा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपर्ट्स की जरूरत है, स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत है, और उसने फोकस किया किस चीज पे, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक एम्प्लॉय पे सेम होना चाहिए। पर इसने मेन फोकस किस पे नहीं करा, हमारे एम्प्लॉयज पे, कि उनके बेटरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, उनको कैसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, कैसे हम उनको रिक्रूट कर सकते हैं, कैसे हम उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसने इस चीज को क्या करा, हर चीज को नेग्लेक्ट करा, और ये प्रॉब्लम हमें किसमें देखने को मिली, मैक्स वेबर की थ्योरी में। इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया।